हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल में द ब्रिलियंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो कल की क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो जाने के कारण क्लास को बीच में डिस्टर्ब करना पड़ा। कुछ इश्यूज़ थे, उम्मीद करते हैं कि आज वो इश्यूज़ समाप्त हो गए होंगे। तो सभी लोग उसी मेहनत के साथ, उसी जोश के साथ फिर से जुड़ जाइए और क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज के क्लास में एसएससी जीडी 2021 के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है। तो सभी लोग इस कलेक्शन के साथ जुड़े रहें, क्योंकि जो एसएससी जीडी का क्वेश्चंस है, एसएससी का जो क्वेश्चंस हैं, इनका जो लेवल है बहुत मस्त है। मज़ा आ जाता है पढ़ाने में। उम्मीद करते हैं आपको पढ़ने में हमसे ज़्यादा मज़ा आता होगा। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ पढ़ाते वक्त, क्योंकि क्वेश्चंस देख देख के मुझे मज़ा आता है कि वाह क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद, आशा, पूर्ण विश्वास है हमें कि आपको भी जब आप क्वेश्चन देखते होंगे तो खूब हंसते होंगे, कहते हैं वाह क्या क्वेश्चंस है। चलो फिर दो लाइन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। दो लाइन पहले आपके लिए सुनिएगा बिल्कुल। वो समा की महफिल ही क्या, वो समा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक ना हो। वो समा की महफिल ही क्या जिसमें दिल खाक न हो। मज़ा तो तब है चाहत का, मज़ा तो तब है चाहत का जब दिल तो जले पर राख ना हो। मज़ा तो तब है चाहत का जब दिल तो जले पर राख ना हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की धमाकेदार क्लास, और सभी लोग बिल्कुल जुड़ जाइए मज़ेदार तरीके से। हमने कल आपको बताया था, अगर चौका बर्तन लेबर मेहनत मजदूरी से बचना है तो क्या करना है, पढ़ाई करना है। पढ़ाई से ही हमें सफलता मिलेगी, पढ़ाई से ही हम अपने भविष्य को अंधकार से उजाले में लेके जाएंगे। तो इससे नहीं भाग सकते हैं। जीवन में सबसे अच्छा अगर आपका कोई साथी होगा, सबसे प्रिय कोई साथी होगा, आपको सबसे ज़्यादा सच्ची मोहब्बत अगर किसी चीज़ से होनी चाहिए तो मेरा मानना है शिक्षा से ही सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए, ज्ञान से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। इससे ज़्यादा सच्चा प्यार, इससे बड़ा विश्वास और कोई नहीं दे सकता। हर एक व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, मगर ये शिक्षा, ये ज्ञान आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। अगर आपको धोखे से बचना है तो सच्ची मोहब्बत अपनी किताबों से करो, अपने पढ़ाई से करो, अपने आने वाले भविष्य से करो, जिससे आपको कुछ लाभ होगा। चलिए फिर आज की धमाकेदार क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है द ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में। बहुत ही जल्द हम लोग चैप्टर वाइज क्लासेस लाने वाले हैं आपके लिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के धमाकेदार प्रश्नों की। आइए, सारे प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पेपर में आए हैं। एक एक प्रश्न को बिल्कुल अपने दिल की गहराइयों तक लेके जाइएगा और समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपये है। उसी राशि पर दोगुने समय के लिए उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, आपसे कहा है 2 वर्ष के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2100 रुपया है। तो बेटा 2 वर्ष का नेट सीआई हम आपको 50 बार बता चुके हैं, कितना होता है, 21% होता है। मतलब आपको 21% की वैल्यू दी गई है 2100। बाबू 1% की वैल्यू हो जाएगी 100। हमेशा प्रिंसिपल 100% पे होता है, तो इसमें 100 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे, तो आपका प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बाबू, 10,000। 2 वर्ष का 10% की दर से नेट सीआई, सुनिएगा, जब टी बराबर 1 वर्ष हो, रेट परसेंट 10 हो, हमेशा याद रखना सीआई के लिए, सीआई परसेंट के लिए, नेट सीआई की बात कर रहा हूं, तो ये 10 ही होगा। जब 2 वर्ष हो जाए तो ये 21% बनेगा। जब 3 वर्ष हो जाए तो 33.1% बनेगा। जब 4 वर्ष हो जाए तो 46.41% बनेगा। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो नेट सीआई। एसएससी जीडी 2022-23 वाला जो पेपर हो रहा है, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। 21%, 33.1%, 46.41% पर सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से आ रहे हैं, तो इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, तो 2 वर्ष का नेट सीआई आ गया, हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब क्या कह रहा है आगे, उसी राशि पर दोगुने समय के लिए, उसी राशि, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, उसी राशि पर
दो गुने समय, पहला समय कितना था 2 वर्ष, तो अब समय कितना आएगा 4 वर्ष। दो गुने समय के लिए उसी ब्याज दर पर, जो ब्याज दर पहले थी उसी ब्याज दर पर साधारण ब्याज क्या होगा, SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो बटे में 100 लिख दिया। 2 0 कटेंगे, 4 1 4, साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 4000। बताओ कोई डाउट बाबू? ऐसे इसी लहजे में, इसी लय में, इसी तरीके से हमें पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल जानदार तरीके से, कुछ और शब्द निकलने जा रहा है लेकिन मैंने कंट्रोल किया है, ठीक है। जानदार तरीके से अपने पूरे माइंड को ओपन करके प्रश्न को सॉल्व करना और समझना है। देखिए ये 10 का डोज है, यहाँ पे पूरी एक एक पॉइंट को तो नहीं बताया जा सकता है। नेट CI कैसे बना ये बता दे रहे हैं। एक बच्चा पूछ रहा है नेट CI कैसे बना। भैया नेट CI बना है x + y + xy अपॉन 100 से। पहला रेट परसेंट है 10 और 2 वर्ष हैं तो 10% और 10% 2 बार ब्याज लगेगा। 2 वर्ष हैं तो 10 + 10 + 10 × 10 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 10 10 20 1 21% बनेगा। ठीक है, बताओ नेट CI 21% बनेगा। और कोई डाउट? भैया ये 10 का डोज है, रिवीजन क्लास है, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं। अगर आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझिएगा भैया, सभी लोग अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही लाजवाब है। क्या है चलिए समझते हैं। कह रहा दो स्थानों P और Q के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है। पूरे फिगर को माइंड में सेट करने का प्रयास करिएगा। हम दो स्थानों के बीच की दूरी बना रहे हैं, बिल्कुल माइंड में सेट करिएगा भैया। दो स्थानों के बीच की दूरी है 56 किलोमीटर। अब क्या होता है सुनते जाना एक एक बात को। दो स्थानों के बीच की दूरी 56 किलोमीटर है। A तथा B P से Q की ओर क्रमशः, ये P है और ये Q है। सुनते जाना, यहाँ से A और यहाँ से B दोनों निकलते हैं। A और B P से Q की ओर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, B की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों इस स्पीड से यहाँ से निकलते हैं। और आगे क्या कहा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। A Q पर पहुंचकर तुरंत वापस मुड़ता है। अब A क्या होता है भैया, A यहाँ से जाता है ऐसे और पहुंच जाता है, पहुंचने के बाद तुरंत वापस आता है। ठीक, B को स्थान R पर मिलता है और भैया B जो है यहाँ से जाता है और यहाँ तक ही पहुँच पाता है। इस समय दोनों आके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये स्थान R है। भाई A की स्पीड जो है, A की स्पीड ज़्यादा है और B की स्पीड कम है, तो A पहले पहुँच के वापस भी आने लगेगा, लेकिन B वहाँ नहीं पहुँच पाएगा इस स्थान तक। कहीं बीच में दोनों की मुठभेड़ होगी, मतलब कहीं इन दोनों की मुलाकात होगी। तो पूछा क्या, P और R के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बताओ क्या है। टोटल तो 56 है, लेकिन जहाँ पर B मिल गया है A को, वो दूरी बताना है P और R के बीच की दूरी। अब समझिएगा बाबू, बिल्कुल फिगर को माइंड में सेट करो। अब समझो, ये टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर, हम यहाँ से A की स्पीड निकाल लें। स्पीड बराबर होता है दूरी बटे में चाल, मतलब इसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर। मतलब A जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटे की सॉरी A का यहाँ से स्पीड तो दी गई, टाइम निकाल लें, टाइम निकाल लें। समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, तो आएगा 14 घंटे। बाबू समझना, A जब यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको टोटल 14 घंटे लगते हैं। 14 चौको 56, टोटल दूरी A चल चुका है कितने घंटे में, 14 घंटे में। अगर A 14 घंटे चला है तो उतनी देर B भी चलेगा 14 घंटे। सुनते जाइएगा, A 14 घंटे चला है तो B भी 14 घंटे चलेगा। ठीक है, तो B यहाँ से चलना शुरू करता है और 14 घंटे चलता है। हमने कहा 42 किलोमीटर, 14 ते 42, इतनी दूरी उसने कवर की 42 किलोमीटर। 14 × 3, अब सुनते जाइएगा, 42 किलोमीटर B चल चुका है। फिर क्या होता है,
अब वहां से ये वापस ए यहाँ पहुंचकर वापस आना शुरू करता है इधर। भाई ए की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, बी जो है 42 किलोमीटर चल चुका है, शेष डिस्टेंस बी की बची कितनी है, अभी 14 किलोमीटर बची है। भाई 42 चला है, टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर है, तो बी की अभी 14 किलोमीटर और चलना है। और ए 1 घंटे में चलता है 4 किलोमीटर और बी 1 घंटे में चलता है 3 किलोमीटर, दोनों मिलके 1 घंटे में चलेंगे 7 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर चलने में दोनों को कितना समय लगेगा, 2 घंटे। तो समझो बी 2 घंटे में यहाँ आया, बी 2 घंटे में यहाँ आया कितना, 6 किलोमीटर, और ए 2 घंटे में यहाँ आ गया कितना, 8 किलोमीटर। तो दोनों अब यहाँ पे मिल जाएंगे, ये 8 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 14 किलोमीटर थी। तो बी द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, 48 किलोमीटर। तो बी से आर की, मतलब पी से आर की जो दूरी है वो कितनी है, 48 किलोमीटर है। इस फिगर से ही प्रश्न का आंसर निकालो तो अच्छा रहेगा, इस फिगर से ही प्रश्न का आंसर निकालो तब ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और अगर आप कॉन्सेप्ट को लगाओगे तो लंबा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के पीछे मत भागो, सिर्फ फिगर के ऊपर फोकस करो। क्या हुआ, नहीं समझ में आया, आ गया, चलो आगे बढ़ाएं। भैया इस फिगर से ही आप इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने फिगर को मेंटेन कर दिया है, इस चीज़ को समझिएगा बस। आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न, ए और बी अलग अलग कार्य को क्रमशः 20 और 30 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, एक ए है एक बी है, ये एक काम को 20 दिनों में कर सकता है, ये एक काम को 30 दिनों में कर सकता है। दोनों का टोटल वर्क निकाल लो, जो टोटल वर्क होता है ये हमारी टोटल मनी होती है। यहाँ से कैपेसिटी निकालो, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, मतलब ए 1 दिन में 3 रुपए खर्च करता है, बी 1 दिन में 2 रुपए खर्च करता है। ये इनकी क्या हो गई, कैपेसिटी, और ये हमारी टोटल मनी है। टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल मनी, दिस इज माई कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब समझिएगा। उन्होंने मिलकर कुछ दिन कार्य किया, कितने दिन किया ये नहीं बताया गया। उसके पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया, कुछ दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला गया। यदि ए ने अकेले ही शेष कार्य को 5 दिन में पूरा किया हो, जो शेष काम बचता है जब बी चला गया, उसके बाद जो शेष काम बचा उसको ए ने अकेले 5 दिन में किया। चलो ठीक है, शेष काम पहले निकालो, क्या था मेरे पास, शेष काम ए करता है, शेष काम को ए करता है, 5 दिन करता है। ए 1 दिन में कितने रुपए खर्च करता है, 3 रुपए। तो 5 दिन अगर उसने खर्च किया तो कितने रुपए खर्च कर दिए, 15 रुपए। मतलब 15 रुपए बी के जाने के बाद ए ने खर्च किए। अगर टोटल 60 रुपए थे तो 15 रुपए ए ने खर्च कर दिया, तो बचे कितने, 45 रुपए। 45 रुपए बी के जाने के बाद इन्होंने 15 रुपए खर्च किया, मतलब इन दोनों लोगों ने मिलकर कितने रुपए खर्च किया है, 45 रुपए खर्च किया है। इन दोनों की कैपेसिटी कितनी है, ए प्लस बी मिलकर खर्च करते हैं 45 रुपए, दोनों की कैपेसिटी है 5, समय लगा होगा 9 दिन। है ऑप्शन में, देखिए ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा। इसके कॉन्सेप्ट को समझिएगा भैया। उसने कहा है कि कुछ दिन काम करने के बाद बी काम छोड़कर चला जाता है और शेष काम को ए 5 दिन में पूरा करता है। हमने कहा ए जो शेष काम करता है 5 दिन में वो क्या है, वो ये है कि ए 1 दिन में 3 रुपए खर्च करता है, तो 5 दिन में 15 रुपए खर्च किया होगा। हमने कहा ठीक, हमारे पास टोटल 60 रुपए थे, ए ने 15 खर्च कर दिए, बचे कितने, 45। ये खर्च करेंगे ए और बी मिलकर, ए और बी 3 2 5, 5 9 45, 9 दिन में खर्च करेंगे। जल्दी से नोट करो भैया, फटाफट नोट करिए। आगे बढ़ाया जाए, हाँ जल्दी जल्दी नोट करो भैया, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 भिन्नों का गुणनफल 1 और उनका भागफल भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, सबसे छोटी भिन्न बताना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है। ठीक है, और ऑप्शन लिखो, 2/5 है, 4/5 है, 5/4 है, 6/7 है। सुनते जाइएगा, सबसे छोटी भिन्न बताना है। इसका गुणा इसमें करना, 5 दूनी 10,
इसका गुणा इसमें करना, 5 चौको 20, 10 बड़ा है या 20, 20 बड़ा, जो बड़ा होगा उसकी ओर चिन्ह लगा दो। फिर 4 चौको 16, 55 25, 16 बड़ा है 25, 25 बड़ा है, जो बड़ा है उसकी ओर चिन्ह लगाओ। 7 पचे 35, 6 चौको 24, 24 बड़ा है 35, 35, ठीक, जो बड़ा उसकी ओर चिन्ह लगाओ। हमको सबसे छोटी भिन्न बताना है, इससे ये वाली बड़ी, इससे ये वाली बड़ी, मतलब ये छोटी हो सकती है, इससे ये वाली बड़ी, इससे ये वाली बड़ी, तो मतलब ये भी छोटी हो सकती है। इन दोनों में एक होगी जो छोटी होगी। 7 दूनी 14, 6 पंचे 30, 14 बड़ा या 30, 30 बड़ा, तो छोटी कौन सी आई, 2/5। सबसे छोटी भिन्न निकालने का तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट यही है। और भिन्नों पे ऐसे हमने 2 क्लासेस पढ़ाई हैं, और आप चले जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे लिखा होगा स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। जिन्होंने ये चैप्टर नहीं पढ़ा वो ये चैप्टर को पढ़ें जाके, ठीक है। मैं ना बहुत ही शानदार और बहुत ही सॉल्ट मेथड है, सिर्फ गुणा करो और बताओ कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक। आओ आगे बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन अभी आपको लगाना है, ये आपके लिए दिया जाएगा ठीक है। हाँ आगे आओ, वो घर का क्वेश्चन मैं पहले सेट कर देता हूँ कि आपको कौन सा लगाना है। ये आइए, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गत्ते के एक वृत्ताकार टुकड़े से, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, ठीक है, समझो त्रिज्या है मतलब वृत्त होगा। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गत्ते के एक वृत्ताकार टुकड़े से प्रत्येक 40 डिग्री के 2 वृत्तखंड, 2 त्रिज्यखंड काट दिए जाते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, 2 त्रिज्यखंड, एक यहाँ से हमने कहा काट दिया गया और एक यहाँ से काट दिया गया, दोनों 40 डिग्री के, ये भी 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बताइए, मतलब जो ये वाला भाग बच रहा है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, तो इन दोनों भाग का क्षेत्रफल बताना है। सबसे पहले हम इस टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, पहले टोटल वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर इन दोनों भाग का क्षेत्रफल निकाल लें, और फिर टोटल से इन दोनों भाग का घटा दे तो इन दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले कुल क्षेत्रफल वृत्त का कुल क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो 22/7, त्रिज्या कितनी बाबू, 3 सेंटीमीटर, r जो है कितना है, 3 सेंटीमीटर है, 3 × 3, तो 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 का 88 लगाए, 9 दूनी 18 1 19, 198/7 सेंटीमीटर। इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये कुल क्षेत्रफल हो गया। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है बाबू पाई r स्क्वायर θ/360, ठीक है। तो चलिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, निकालो। पाई का मान 22/7, r कितना है, त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से जो भी रेखा मिला दी जाए कहीं भी वो त्रिज्या ही होती है, ये सब त्रिज्या ही है। तो r कितना है, 3, 3 × 3, थीटा हमारा कोण होता है, कोण कितना है 40 डिग्री × 40 बटे में 360, ये कटेगा 0 0, ये कटेगा 4 9 36, 4 9 36, ये 3 त्रिका 9, ये कितना बचेगा 22/7। ये एक त्रिज्यखंड का आया है, अगर एक त्रिज्यखंड का है 22/7, तो 2 त्रिज्यखंड का कितना हो जाएगा 22/7 × 2, मतलब 44/7। बताओ कोई डाउट है, 2 त्रिज्यखंड का कितना हो जाएगा 44/7, मतलब ये वाले का 22/7 और इस वाले का 22/7, दोनों को जोड़ दिया, 22 दूना 44, 44/7, 2 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया 44/7। टोटल का क्षेत्रफल है 198/7, टोटल से इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलो माइनस करो, 198/7 माइनस का 44/7, 8 से 4 जाएगा 4, ये 9 से 4 जाएगा 5,
और 1 आएगा 154/7 और 22 सते 154, शेष भाग का क्षेत्रफल आएगा 22 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। ये देखिए बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, मतलब इतने का। और दूसरे का जब करोगे तो 2 गुना, सेम कोण है, कोण अलग अलग होते, अगर कोण अलग अलग होते तो अलग अलग क्षेत्रफल निकालते। जब कोण सेम है तो क्षेत्रफल सेम आएगा, क्योंकि त्रिज्या दोनों की क्या है, सेम है। तो इसका अगर 22/7 तो इसका भी 22/7, दोनों को जोड़ दिया 44/7। टोटल का क्षेत्रफल आया था 198/7, दोनों को माइनस कर दिया तो शेष भाग का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार। बताओ भैया कोई डाउट है आपको कहीं पर, कहीं कुछ ना समझ में आ रहा हो तो बताइए। सब कुछ समझ में आ रहा है? आज क्लास बिल्कुल सही चल रही, कल थोड़ा सा ब्लर कर रही थी, आज तो कोई समस्या नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, बढ़ते चलिएगा। अरे ये भी पढ़िए जल्दी से। हमें कभी कभी बहुत मज़ा आता पढ़ाने में, कोई कोई दिन मतलब मस्त मौला मन करता पूरा 24 घंटे पढ़ाए हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन जब अच्छे होते तभी मज़ा आता है। इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिएगा, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। ठीक है, एक कार है और एक स्कूटर है, सुनते जाइएगा। एक कार का मूल्य एक स्कूटर के मूल्य से 300% अधिक है। इससे क्या है, 300% ज़्यादा है। जब प्रतिशत में ज़्यादा है तो 1 को 100 मान लो, तो अगर ये इससे 300 ज़्यादा है तो ये कितना है, 400 है। अब आगे समझिएगा, एक बात समझ में आए, यदि कार के मूल्य में 15% की वृद्धि, कार के मूल्य में कितना 15%, जब वृद्धि होगी तो प्लस 400 गुणे 100 में जोड़ो 115/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 4 पंचे 20 का 0 80 लगा 2, 4 एक 4 2 6 460। जब 15% की वृद्धि हुई कार के मूल्य में तो कार का मूल्य कितना हो गया, 460। आगे क्या कहा, और स्कूटर के मूल्य में 20% की वृद्धि, इसमें 20% की वृद्धि हुई तो 100 में जब 20% की वृद्धि होगी डायरेक्ट लिखना 120। ठीक है, डायरेक्ट 120। फिर क्या कह रहा है, तो 10 कार और 8 स्कूटर के मूल्य में कुल कितनी वृद्धि हुई, तो 10 कार, अगर एक कार का मूल्य 460 है तो 10 कार का मूल्य कितना होगा, 4600, इसमें 10 से गुणा कर दिए। अगर एक स्कूटर का मूल्य 120 है तो 8 स्कूटर का मूल्य कितना होगा, 960। टोटल कितना आएगा, टोटल 1 0 से 1 0, ये 6, ये 9 6 15 5 80 लगा 4 1 5, मतलब टोटल 5560 रुपए खर्च होंगे 10 कार और 8 स्कूटर खरीदने में मूल्य वृद्धि के बाद। तो कहा कि कितनी वृद्धि हुई है, कितने रुपए ज़्यादा खर्च हुए। भैया आप एक कार खरीदते हो 400 रुपए में, आपने कितनी कार खरीदी है, 10, तो कितने रुपए खर्च किए, 400 गुणे 10, ये खरीदने में खर्च कर रहे हो 4000 रुपए। अगर एक स्कूटर खरीदा है 100 रुपए में तो 8 स्कूटर कितने में पड़ेंगे, 100 गुणे 8, तो ये 800 रुपए में आपने खरीदा। तो टोटल खरीदने में आपने कितने रुपए खर्च किया, 4800 रुपए में ये 10 कार और 8 स्कूटर खरीदे। इनका मूल्य बढ़ा दिया 15% और 20%, फिर इनको बेचा, 10 कार बिकी 4600 रुपए में और 8 स्कूटर बिके 960 रुपए में। टोटल आपने कितना कमाया, 5560 रुपए कमाया। बिल्कुल क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट किया गया है। आपने कमाया कितना, 5560, खरीदा कितने में था, 4800 में, तो आपको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ निकालने के लिए, प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी से सीपी को माइनस करते हैं। तो 5560 से 4800 माइनस करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा आपका 760। आपसे कहा है प्रतिशत में बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 बटे में सीपी 4800। पूरा कटेगा नहीं, दशमलव में कटेगा तो मतलब कुछ जाके पॉइंट में आएगा। ये 48 दूना 96 जाएगा नहीं, ये 48 से करना 48 मतलब 16% के कुछ करीब में, ये 15% कुछ बनेगा, 15% 8 2, तो इसको अप्रॉक्स में आप 16% का आंसर बनाइएगा। ठीक है, बताओ कोई डाउट है,
क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। उसने कहा कि एक कार जो है वो स्कूटर से 300% अधिक है, तो इसका मूल्य हमने 100 मान लिया, इसको 300% अधिक कर दिया, 400 हो गया। 10 कार खरीदने में आपके 4000 रुपये खर्च होंगे, 8 स्कूटर खरीदने में आपको 800 रुपये खर्च करने होंगे। फिर आपने कार के मूल्य को 15% अधिक कर दिया, 460 कर दिया। स्कूटर के मूल्य को 20% अधिक कर दिया, 120 कर दिया। तो 10 कार बेचने में आपको 4600 रुपये मिलेंगे, 8 स्कूटर बेचने में 960 रुपये मिलेंगे। टोटल बेच के आपने 5560 रुपये कमा लिए। तो खरीदा था 4800 में, बेचा 5560 में, तो आपको होगा लाभ कितने का? 760 रुपये का। कितने का? 760 रुपये का लाभ होगा। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में सीपी। काटेंगे दशमलव में जाएगा 15.82। आंसर आपका 16% बनेगा अप्रॉक्स। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार प्रश्न, सभी लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे। बिल्कुल यूनिक प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है भैया? बिल्कुल खतरनाक 10 का डोज, बिल्कुल ऐसे ही खतरनाक क्वेश्चंस पे चलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन पे 10 का डोज नहीं चलेगा। 10 का डोज मतलब डोज लो तो बीमारी दूर हो। आइए अगला, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। एक बछड़े को 9 मीटर रस्सी से बांधा गया है, ठीक है। एक बछड़ा हमने कहा यहां से बांधा है, इस रस्सी की लंबाई है 9 मीटर। यदि इस रस्सी की लंबाई घटाकर 5 मीटर कर दी जाए तो बछड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी कमी होगी? मान लेते हैं एक बछड़ा यहां बांधा गया और ये 9 मीटर रस्सी से बांधा गया है, तो ये चरना शुरू करेगा और बछड़ा ऐसे चरेगा, ठीक है भाई। वो चारों ओर घूम के जाएगा, त्रिज्या पे, वृत्त की त्रिज्या पे काम करेगा। अगर हम इसको फिगर से बना दें, रुको अच्छा बना देना, यही कहोगे सर जी अच्छा बनाइए थोड़ा सा, लो ठीक, हाँ। ये 9 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी। यहां पे बछड़ा ये चरना शुरू करता है, ये पूरा एरिया चरता है। फिर कहता है ये 9 मीटर है इसकी त्रिज्या। फिर कहता है एक वृत्त और बनाओ, एक वृत्त और बनाओ, बताते हैं अभी। अच्छा ये छोटा नहीं हो रहा, अभी होगा, सब कुछ होगा। रुक जाओ बाबू, बस हो गया हो गया हो गया। समझिएगा, कहा एक ये 9 मीटर रस्सी थी, यहां पे एक बछड़ा बांधा था और ये चरता था ऐसे, इस पूरे चारों ओर चरता था। फिर क्या कहा गया? यदि इस रस्सी की लंबाई 5 मीटर तक कर दी जाए, मतलब अब रस्सी कितने मीटर लंबी है? ये वाली, ये 5 मीटर लंबी है, तो बछड़ा ये एरिया चलेगा। तो कहा क्यों बछड़े के चरने के एरिया में कितनी कमी आई? भाई बछड़ा इस एरिया को नहीं चर पा रहा है, इस एरिया को नहीं चर पा रहा जब उसकी रस्सी छोटी कर दी गई। भाई रस्सी छोटी कर दी जाएगी तो कैसे चर पाएगा? अब वो सिर्फ इतने एरिया को चर पा रहा, पहले इतने एरिया को चरता था। तो पूछा गया उसके एरिया में कितनी कमी आई? तो भैया बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को माइनस कर दिया जाए, पता चल जाएगा कितना एरिया नहीं चर पाएगा। ठीक है, चलो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, पाई r1 स्क्वायर डिफरेंस पाई r2 स्क्वायर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। पाई कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू कॉमन ले लो, चलो पाई कॉमन ले लो। r1 स्क्वायर मतलब पहली त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 9 मीटर, तो 9 9 81। दूसरी त्रिज्या 5 मीटर 55 25, दोनों को घटा दो बेटा 22/7। 81 से 25 घटा दो भैया कितना? 56, 7 56, 22 8 176 मीटर। 176 मीटर एरिया बछड़ा नहीं चल पाएगा। बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया बच जा रहा है जो बछड़ा नहीं चल पा रहा। वो कौन सा एरिया है? 176 मीटर का। बताओ बाबू कोई डाउट है कहीं पर, कोई समस्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से हमने बता दिया। फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू पाई r स्क्वायर। अरे यार वृत्त का क्षेत्रफल मतलब सर्किल का एरिया जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। बताओ कोई डाउट है आपको? सबको क्लियर हो रहा है? बिल्कुल। बछड़ा चर रहा, चरने दो।
खाने दो उसको भी, थोड़ा सा एरिया सफर जिम कम कर दिए यार तुम। आओ अगला प्रश्न लेते हैं ये, ठीक है। ये प्रश्न जल्दी से समझो सभी लोग। कह रहा ए और बी 2:1 के अनुपात में कमाते हैं, मतलब ए और बी दो लोग हैं, इनकी आय है, आय का अनुपात दिया गया 2:1, ठीक है। और उनके व्यय का अनुपात दिया गया क्या, 5:3, और उनके खर्च का भी अनुपात दे दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, 4:1। कहा नहीं 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं, अच्छा सॉरी ये बचत है, व्यय मतलब ही खर्च होता है, बचत करते हैं 4:1। यदि उन दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 है, कुल बचत 5,000 है दोनों की, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बचत है दोनों की ए और बी की, ए रेशियो बी, इनकी बचत दी गई 4:1। हमने कहा ए बचाता है 4 यूनिट और बी बचाता है 1 यूनिट, दोनों की बचत है 5,000। कोई बात नहीं बाबू, 50,000, 4 1 5 यूनिट की वैल्यू है 50,000, 1 यूनिट की वैल्यू बेटा हो जाएगी 10,000। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बचाता है 40,000 और बी बचाता है 10,000, क्योंकि ये 4 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, और 1 यूनिट का मान 10,000 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। हमने दोनों की बचत अलग अलग निकाल ली। उसने पूछा क्या है, उनकी आय में अंतर, मतलब उनकी आय पता होना चाहिए, तभी आप उनकी आय में डिफरेंस बता पाओगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले उनकी टोटल बचत दे रखा था, तो दोनों की बचत से हमने अलग अलग बचत निकाल ली। अब आप पढ़ते हो आय माइनस बचत बराबर व्यय, व्यय, ठीक है। आय हमने कहा इसकी आय है 2x और इसकी आय है 1x, तो 2x ए की आय है, ये कितना बचत करता है 4,000, घटा दो। रेशियो का मतलब होता है भाग, बी कितनी आय है 1x, ये कितनी बचत करता है 10,000 की। इनका व्यय का बचत क्या, रेशियो क्या 5 रेशियो 3, मतलब 5/3। चलो कैलकुलेट करो, 3 से 10 गुणा करो, 3 दूनी 6x माइनस 3 चौको 12,000, मतलब 1,20,000। 5 से 10 गुणा करो, 5x माइनस 50,000। ये 5x से 6x जाएगा x, 12,000 उधर जाएगा, घट जाएगा 7,000। अब क्या कहा, अब क्या कहा, उनकी आय में अंतर, दोनों की आय में अंतर, अंतर लो x, 2x से x जाएगा, दोनों की आय में अंतर क्या आएगा x, तो x का मान कितना आया 7,000, ये आंसर आ गया। अगर ये कहता कि a की आय कितनी है और b की आय कितनी है, तो a की आय है बाबू 2x, a की आय है 2x, x की वैल्यू आई है 7,000, 7 दूनी 14,000, b की आय बाबू है x, तो b की आय आ जाएगी 7,000, 70,000। दोनों का अंतर कितना आएगा 7,000, 2x से x घटा देंगे 7,000। डायरेक्ट अगर पेपर में अंतर बताना है तो डायरेक्ट आप अंतर निकालना, उनकी आय अलग अलग निकाल के अपना समय मत बर्बाद करना। समझ गए बात को। चलिए अगला प्रश्न जो आपको लगाना है, और अगर नहीं लगा पाओगे तो कल की क्लास में मैं बताऊंगा, और इसके बाद हमारी आपकी मुलाकात होगी। कल एसएससी जीडी के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई भी क्लासेस को मिस मत करो। क्लासेस दमदार चल रही हैं, यही क्लासेस जो हैं आपको सफलता दिलाएंगी। 10 का डोज करेगा कमाल, वो दिन भी आएगा। 10 के डोज से कमाल होगा आपके जीवन में। ये 10 का डोज आज आप अगर ले रहे हो तो कल आपको इसका लाभ दिखाई देगा। लाभ, आप किसी भी चीज़ का अगर लाभ देखना चाहते हो तो रेगुलर वे में वो काम करोगे तभी। ये नहीं कि आज 10 का डोज लिए कल सो गए, परसों लिए फिर नरसों सो गए ना। रेगुलर वे में डोज लो, फिर इसका नतीजा 1 महीने बाद देखना कि आपको कितना प्रॉफिट होता है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट डोज में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।